नमस्कार सभी को। मैं विनोद कुमार, सोशल साइंस टीचर, जवाहर नवोदय विद्यालय, रखौली, जिला मोहाली, पंजाब, चंडीगढ़ रीजन। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 6। तो टाइटल है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस पाठ में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये मुख्य तथ्य कुछ सामने रखे हैं। दुनिया का कारखाना इंग्लैंड को कहा जाने लगा था जब वहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। इंग्लैंड के लिए भारत एक बड़ा बाजार। कैलिको अधिनियम, इंग्लैंड में औद्योगिकरण, जामदानी, बंडाना, पटोला बुनाई, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, शब्दों में छिपा इतिहास, विदेशी बाज़ारों पर कब्जा, यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, बुनकर कौन थे, भारतीय कपड़े का पतन, भारत में मिलों का उदय, अगरिया समुदाय, लोहा इस्पात उद्योग का उदय, टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, गांव की उजड़ती भट्टियाँ, धोखनी का महत्व, औपनिवेशिक सरकार और वन कानून, भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय, टिस्को की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध और लोहा इस्पात उद्योग का विकास। 1919 में ऐसा माना जाता है कि 90% से ज़्यादा हमारा सामान ब्रिटिश कंपनी ही खरीदती थी। चैप्टर जो शुरू होता है आपका, जब आप बुक देखेंगे, पहली पिक्चर है ये सूरत बंदरगाह की पिक्चर है। 17वीं और 18वीं सेंचुरी में सूरत बंदरगाह हमारे देश की सबसे बड़ी बंदरगाह थी। क्लास 7th में भी आपने पढ़ा था एक चैप्टर में कि यहाँ 100 से ज़्यादा जहाज़ एक साथ खड़े हो सकते थे, और वो सभी व्यापारिक जहाज़ थे जो दूसरे देशों से सामान लेकर आते थे, यहाँ पर उतारते थे, यहाँ से लेकर दूसरे देशों में सामान लेकर जाते थे। दुनिया का कारखाना। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, दो उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बना दिया। सबसे पहले सूती कपड़ा उद्योग की शुरुआत या औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। अब सूती कपड़ा की कहानी है तो बहुत से हमारे यहाँ सूती कपड़ा जो बनाए जाते थे उनके नाम से ही उनको जाना जाने लगा। और कैसे? यूरोप में व्यापारियों ने भारत में आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में देखा। अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को मसलिन कह लेने लगे, क्योंकि मोसुल में देखा था तो वो मसलिन कहने लगे। और मसलिन जो कपड़ा था वो हमारा था मलमल, यानी कि बहुत बारीक सूती कपड़ा होता है, उसको मलमल कहते हैं। जल्दी यह सब पूरे विश्व में प्रचलित हो गया और मसालों के साथ साथ यूरोपियन व्यापारी कंपनियां मलमल का कपड़ा भी खरीदकर अपने देशों में लेकर जाने लगे। केरल के कालीकट का एग्जाम्पल दिया है कि पहली यूरोपियन कंपनी आपको पता है वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल से आए थे, यानी पुर्तगाली कंपनी थी। वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए और कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहा जाने लगा। कालीकट हम बोलते हैं ना, जब यूरोप महाद्वीप में कालीकट को कहा जाने लगा कैलिको। और कैलिको इतना ज़्यादा फेमस हुआ वहाँ कि पूरे यूरोप में उस कैलिको कपड़े की डिमांड होने लगी। एक और शब्द देखिए, छीट। ये तो हम नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जानते हैं, उत्तर भारत के राज्यों में छीट के छोटी छोटी बारीक जो बूटियाँ होती हैं, डिजाइन होता है, फूल पत्तियाँ, डोट्स वगैरह, बिंदी वगैरह, तो उसको छीट कहते हैं। तो छीट शब्द सीट जो इंग्लिश वर्ड है वो छीट शब्द से निकला। यहाँ रंगीन फूल पत्तियाँ, छोटे छोटे कपड़े को कहा जाता है।
1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हुई। कैलिको, मसलिन यानी कि मलमल और छीट, तीन तरह का कपड़ा हमारा पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा बिकने लगा। अब डिज़ाइन की बात है, एक और वर्ड है पटोला। पटोला बारीक बुनाई का काम करते हैं कपड़े पर, और ये पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में की जाती है। इंडोनेशिया में बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ पर स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा भी बन गई पटोला। जामदानी एक और शैली है, जामदानी देख, ये भी बुनाई की शैली है। मछलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छीट का यह एक बढ़िया सा उदाहरण है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, छीट का उदाहरण। बंडाना एक और एग्जाम्पल है। बंडाना जो शब्द है ये निकला बांधना से। हम सर्दियों में गले में मफलर वगैरह बांधते हैं, लड़कियां सिर पर बांधती हैं दुपट्टा टाइप कुछ, तो उसको कहते हैं बंडाना। और ये कपड़ा ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान में बनाया जाता था। यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़े की मांग जो मैंने आपको पहले ही बताया, छीट, मलमल और कैलिको, इन कपड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी वहाँ पर। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो वहाँ इंग्लैंड में कानून बनाने पर जोर दिया गया। वहाँ की सरकार को बोला गया कि हमारे उद्योग में बनने वाला सामान बिक नहीं रहा है। पूरी डिमांड किसकी थी? हमारे देश से जाने वाले सामान की। तो वहाँ की सरकार ने वहाँ के उद्योगपतियों के दबाव में आकर एक कानून बनाया। उस कानून को नाम दिया गया कैलिको कानून। इस कानून के अंतर्गत क्या किया, भारतीय से आने वाले कपड़े पर टैक्स बढ़ा दिया गया, रोक लगा दी गई ताकि उनके देश में बना हुआ कपड़ा ज़्यादा बिके। तो इसको कैलिको कानून कहते हैं। 1720 ईस्वी में बनाया गया। इसके बावजूद भी इंग्लैंड में कानून पास हुआ, इसके बावजूद भी पूरे विश्व में और यूरोप महाद्वीप में ज़्यादातर हमारे कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, वो कम नहीं हुई। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, यूरोपियन अन्य देशों में बेहिसाब मुनाफा कमाया यहाँ की कंपनियों ने हमारा कपड़ा लेकर जाकर। ये कंपनियाँ भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो उससे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी और मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा कि यहीं पर राजस्व जो इकट्ठा होता था, जो टैक्स उनको मिलता था, उसी से वो यहाँ पर व्यापार करते थे। स्पिनिंग जेनी, जो कपड़ा जो बनता था हमारे यहाँ, वो पहले हाथ से बनता था। जो आप जानते हैं उसको हैंडलूम कहा जाता है, हाथ से चलने वाला कपड़ा। अब मशीनों का आविष्कार हुआ। भारतीय कपड़े के साथ यह होड़ की वजह से इंग्लैंड और तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी और 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी यानी कि एक साथ बहुत सारे धागे बना सकते थे। इस प्रकार से कपड़ा बहुत जल्दी बन जाता था। और एक और आविष्कार हुआ 1786 में, रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन बनाया। वास्प इंजन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, नए नए उद्योग खुलने लगे और काम बहुत जल्दी होने लगे। कोचीन बंदरगाह का सीन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। केरल, कोचीन स्थित एक बस्ती समुद्र के दृश्य। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपियन व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी मारने लगी। कोचीन में इन बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों ओर यहाँ पर किलेबंदी भी देख सकते हैं। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपने रहने के लिए व्यापारिक केंद्र बनाए। इस मैप में दिखाया गया है किस प्रकार से 17वीं to 18वीं सेंचुरी में हमारे यहाँ कपड़ा बनाने के मुख्य केंद्र थे, बुनाई के मुख्य केंद्र थे। साइड में लिखे हैं सरहिंद, समाना, अंगाने, जयपुर, बनारस, कलकत्ता, पटना, पाटन, बुरहानपुर, अहमदाबाद, सूरत, कैम्बे, बम्बई, कालीकट, मदुरई, तंजावुर, मद्रास, मछलीपट्टनम, ढाका और लाहौर। और भी बहुत से हैं, आप बुक में देखेंगे तो आपको डिटेल में नज़र आएंगे। बात यह है कि जो कपड़ा बनाते थे उनको बुनकर कहा जाता था और बुनकर को अलग अलग नामों से पुकारते थे। इस नाम से पुकारते थे और ये काम ज़्यादातर
पीढ़ी दर पीढ़ी होता था, वंश के अकॉर्डिंग। मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये हुनर उनमें निखरता जाता था। बंगाल में ऐसे लोगों को तांती कहा जाता था, उत्तर भारत में जुलाहे या मोमिन कहते थे, दक्षिणी भारत के साले व कैकोलार व देवांग समुदाय बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय कपड़े का पतन, ऊपर मैंने आपको बताया कि कैलिको जो कानून बनाया गया उसका भी इतना असर नहीं हुआ, तो और ज़्यादा दबाव बनने लगा ब्रिटिश सरकार पर कि भारतीय कपड़े को अब रोक लगाई जाए क्योंकि हमारे यहाँ का कपड़ा नहीं बिक रहा। तो कुछ और रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ लगाई गई। क्या? ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग पर कई तरह के असर पड़े। पहला, भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। मतलब ये है कि हमारे यहाँ कपड़ा हाथ से बनता था, उनके वहाँ मशीनों से बनाया जाने लगा। तो मशीनों से बनने वाले कपड़ों में फिनिशिंग ज़्यादा आती है और वो जल्दी बनता है, इसलिए हमारा कपड़ा धीरे धीरे पिछड़ गया। दूसरा कारण क्या था कि भारत ने इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए थे। यहाँ भी उनका अधिकार था, यहाँ से जो कपड़ा जाता था उस पर उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अपने दो टैक्स होते हैं, इंपोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स। जब बाहर से कोई सामान आता है तो इंपोर्ट बोलते हैं, और किसी देश से कोई सामान जाता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट करते टाइम भी टैक्स देना पड़ता है, और वहाँ पर पहुँचता है तो इंपोर्ट टैक्स दे देना पड़ता है। तो दोनों टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए, जिससे कपड़ा बहुत महंगा हो गया हमारा। तो इंग्लैंड में बनने वाले कपड़े के मुकाबले हमारा कपड़ा बहुत महंगा था, इंग्लैंड का कपड़ा बहुत सस्ता था, इसलिए हमारा कपड़ा की डिमांड धीरे धीरे मांग कम हो गई। अब खादी की शुरुआत। अब गांधी पीरियड स्वतंत्रता मूवमेंट आंदोलन के दौरान आ चुका था, तो जब कपड़े की डिमांड कम होती चली गई, इंग्लैंड का कपड़ा भारत में आने लगा, तो भारतीय जुलाहों को या करघे वालों को गांधी जी ने कहा कि हम इंग्लैंड का कपड़ा प्रयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, हम सभी अपने देश में बना हुआ खादी पहनेंगे। और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में भी जगह दी गई, वही चरखा जिससे खादी बनती थी। चरखे को विशेष पहचान मिली 1931 में। अब जो मज़दूर, जो जुलाहे या बुनकर वे काम करते थे, उनका क्या हुआ? बहुत से मज़दूरों ने ये काम धंधा छोड़ दिया, क्योंकि सामान बिकता नहीं था, उनको ऑर्डर मिलता नहीं था, तो वो अपने काम की तलाश में या तो दूसरे देशों में, या फिर उन्होंने पेशा छोड़कर कृषि मजदूर या असम के चाय बागान या बंगाल बिहार की कोयला खदानों में काम करने के लिए चले गए। अब क्या हुआ, इंग्लैंड में उद्योगीकरण की शुरुआत हुई तो हमारे देश में भी तो कुछ अमीर लोग थे, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इंग्लैंड में उद्योगीकरण की शुरुआत हुई, जो कपड़ा उद्योगों में बना हुआ खरीदते हैं तो हम यहाँ उद्योग लगा लेते हैं। तो पहली मील जो हमारे देश में लगी, सूती कपड़ा मील, वो 1854 ईस्वी में बम्बई में मील लगी। ये कताई मील 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई तथा महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था उस टाइम। बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाला क्षेत्र था, तो आप सबको बता दें कि कपास काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है वो महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि सूती कपड़ा ज़्यादातर जो मिलें हैं आजकल वो महाराष्ट्र और गुजरात में, तो और भी खुलने लगी सूती कपड़ा मिल। 1854 में मैंने आपको बताया पहली मिल खुली थी, और 1900 तक आते आते केवल बम्बई में 84 मिलें हो चुकी थी, और उसके लिए अहमदाबाद में पहला कारखाना खुला 1861 में, और उसके बाद कानपुर में भी कारखाना खुलने लगे, और देश के अनेक भागों में धीरे धीरे कारखाने खुलने लगे। तो कारखानों की समस्याएं क्या थी? प्रारंभिक दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखाना को बहुत भारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तु पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में उद्योगीकरण को बढ़ावा देती थी, जो पहले बताया। तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी, और संबंधित देश के नवजात उद्योग संरक्षण
देने के लिए वहाँ की सरकारें अलग से कानून बनाती थी। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार का शासन, तो यहाँ पे इस प्रकार का कोई हमारे उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड में जिस प्रकार से हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, अगर वो खत्म तो पूरा शरीर खत्म। तो उसी प्रकार लोहा इस्पात उद्योग पर टिका है सभी उद्योग, क्योंकि ज़्यादातर मशीनें लोहे की बनती हैं। तो चलिए देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत हमारे यहाँ कैसी है। ये पिक्चर देखिए, ये तस्वीर में दिखाया गया है टीपू सुल्तान की तलवार है। टीपू सुल्तान की तलवार, इसके मुट्ठा जो होता है जिसे पकड़ते हैं उस पर शेर का निशान है नीचे, और ऊपर कुरान की आयतें लिखी हैं जिसमें जीत की निशानी है। टीपू सुल्तान की तलवार बहुत लचीली थी, फ्लेक्सिबल जिसको हम बोलते हैं, और इतनी तेज़ थी, तीखी थी, तो लोहे का जो कवच होता है बताते हैं उसको भी चीर कर दुश्मन के सीने को पार कर जाती थी। ऐसी तलवार विश्व में शायद ही कहीं बनती हो, ऐसा हमारी पुस्तकों में लिखा है। वो एक विशेष प्रकार के मटेरियल से बनी थी जिसको बोलते हैं वुड्स। वुड स्टील जो है, जो लोहा जो है, वो हमारे देश में ही मिलता है। दक्षिणी भारत में इस प्रकार का लोहा बनाया जाता था कि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती थी, और वहाँ के जो देसी जो लोहा उत्पादक हैं वो इसको बनाते थे। वुड स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिणी भारत में बनाया जाता था। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स, ये मैंने आपको बता दिया बहुत। अब धीरे धीरे क्या है, वही उद्योगीकरण की शुरुआत हुई। गांव की जो पुरानी भट्टियाँ जहाँ लोहा बनता था, नीचे सीन देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से लोहा बनाने का काम करती थी। महिलाएं ज़्यादातर सहायता करती थी उनको हवा देने के लिए। ये बैलून टाइप होता था, इसको ऊपर बैठ के ऊपर नीचे होते थे तो हवा लगती थी। ये धोपनी होती है जिसमें आग जलती है, लोहे को तपाते हैं भट्टी, और ये धोपनी यहाँ पे लिखा है। तो लोहा बनाते थे ऐसे। दक्षिणी भारत में अनेक छोटे छोटे कारखाने थे। तो धीरे धीरे ये कारखाने ख़त्म होते चले गए। इसका कारण क्या है कि ब्रिटिश सरकार में नए नए कानून बनाए गए। उन कानून किस प्रकार के थे कि ज़्यादातर भागों पर वन अधिकार था ब्रिटिश सरकार का, तो वनों को आरक्षित कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया कि बिना परमिशन के कोई भी वनों में नहीं घुसेगा, नहीं जाएगा। कोई भी वनों से किसी प्रकार का सामान नहीं लेकर आ सकते। लोगों पर पाबंदी लगा दी, कोयले पर पाबंदी लगा दी, कोयले पर टैक्स दे दीजिए तो आप ले लीजिए। जब लोहे पर, कोयले पर इतने प्रकार टैक्स देंगे तो क्या होगा, जब वो सामान बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और इंग्लैंड से जो सामान आता था उसकी कॉस्ट कम होती थी। इसलिए धीरे धीरे अपने ये लोहा इस्पात उद्योग भी समाप्त होते चले गए। वो बड़े उद्योग नहीं थे, छोटे छोटे उद्योग थे। जब उनको टैक्स देकर सामान लेना पड़ेगा, कच्चा माल जो ज़रूरत होती थी लो ऐश के या कोल या लकड़ी, तो वो धीरे धीरे उन्होंने बंद ही कर दिया, क्योंकि उनका सामान महंगा था, उसके बाद उनको कोई ख़रीदता नहीं था। यहाँ पर लिखा है कि 19वीं सदी में आखिर तक ब्रिटेन से लोहे इस्पात का आयात भी होने लगा, इंग्लैंड से आने लगा लोहा, तो यहाँ का लोहा ख़त्म होने लगा, सामान जो बनता था। देख सकते हैं ये मज़दूर जो काम करते थे लोहे का, अब ये बेकार हो गए, क्या करें। तो इन्होंने भी, जो सूती कपड़ा उद्योग के मज़दूर थे, उन्होंने अनेक प्रकार के दूसरे काम ढूंढे, तो ये भी गांव के गांव उजड़ गए। एक गांव दूसरी जगह शिफ्ट हो गया जहां उन दूसरे करने लगे। मैंने आपको पहले ही बताया, कोयला खदान, चाय बागान या दूसरे देशों में चले गए काम करने के लिए। अब सूती कपड़ा उद्योग की तरह हमारे देश में भी कुछ लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग लगाते हैं। ये सबसे पहले शुरुआत की थी टाटा, जमशेद जी टाटा, दोराब जी टाटा, नाम सुने होंगे शायद आपने। एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक के उनके दोस्त थे जिसका नाम था चार्ल्स वेल्ड, और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराब जी टाटा छत्तीसगढ़ में एक लोहे की खोज करते घूम रहे थे कि हमारे को बेस्ट किस्म का, अच्छी किस्म का लोहा चाहिए। एक दिन, 2 दिन, कई दिन तक लगातार घूमते रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। एक दिन क्या हुआ, कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद उनको दोराब जी टाटा छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लो ऐश ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। अगरिया एक प्रकार की कम्युनिटी, जनजाति समुदाय था जो कहीं से वो लो ऐश लेकर आ रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने उससे पूछा कि आप ये क्या से ला रहे हैं। भाषा तो समझ में आई नहीं उनकी, लेकिन उन्होंने इशारा किया उंगली से कि वहाँ से लेके आ रहे हैं। फिर वो दूर पहाड़ी पर वे दोनों गए तो उन्होंने देखा उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
इतनी बेस्ट किस्म का अच्छा लोहा वहाँ पर। तो दोराबजी टाटा ने सोच लिया कि हम यहीं पे अपना लोहा कारखाना लगाएंगे। वो बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत पैसा था उनके पास। वो सोच रहे थे मैं ऐसा करूँ, भारत में एक अच्छा उद्योग लगाऊँ। तो वहाँ पर क्या बात थी, जहाँ पे लोहा मिलता था छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर आसपास पानी नहीं था, सूखा था, बिल्कुल ड्राई एरिया था। तो उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके झारखंड में, आजकल जिसको हम जगह बोलते हैं जमशेदपुर, पहले छोटा सा गांव होता था जमशेदपुर, आज इंटरनेशनल सिटी बन चुका है। तो जमशेदपुर में एक बड़े कारखाने की शुरुआत हुई जिसको नाम दिया गया टिस्को। जमशेदपुर के आसपास खरखई नदी है, सौंड रेखा नदी है, दो नदियां हैं। तो पानी की आपूर्ति इन दोनों नदियों से होती थी। टिस्को कारखाने की शुरुआत करीबन 1907 ईस्वी में हो चुकी थी और लगभग 5 साल उसको बनने में लगे। कच्चा माल इकट्ठा किया गया, बिल्डिंग बनाई गई, मशीनें बना, और काम जो शुरू हुआ यानी उत्पादन शुरू हुआ टिस्को कारखाने में, वो 1912 में हुआ। अब क्या हुआ, इंग्लैंड से आने वाला सामान सस्ता था, हमारा सामान की अभी भी इतना ज़्यादा नहीं बिक रहा था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 ईस्वी में, उस समय हमारे उद्योग की चांदी होना मतलब बहुत फ़ायदा होना। अब क्या है, इंग्लैंड को बहुत अधिक लोहे का सामान चाहिए था युद्ध के लिए। जो बम होते हैं, बम हथगोले वगैरह, उनके खोल चाहिए थे। रेलवे लाइन का निर्माण करना था, ट्रैक का निर्माण विस्तार करना था, तो रेलवे ट्रैक चाहिए थे। तो ऐसा माना जाता है कि 1919 ईस्वी में या उसके आसपास टिस्को उद्योग में बनने वाला मैक्सिमम सामान यानी कि ज़्यादातर सामान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही खरीद लेती थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। तो इस प्रकार से हमारे उद्योग का बहुत विकास हुआ और आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में टिस्को इंडस्ट्री यानी कि टाटा जो उद्योग है, ये बहुत बड़े पैमाने पर जाना जाता है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग है जहाँ लोहे का बहुत सारा सामान, एक सुई से लेकर रेलगाड़ी तक यहाँ पर के पुर्जे सामान बनाए जाते हैं। ये सीन देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर किस प्रकार से सामान बनाया जा रहा है। आपकी पुस्तक से लिया गया, जब आपको पुस्तक देखेंगे तो उसका टाटा कंपनी के द्वारा भारतीय लोहा इस्पात उद्योग की सफलतापूर्वक स्थापना की गई। आज भी वही टाटा कंपनी भारत की सबसे बड़ी लोहा इस्पात कारखाने बनने वाली कंपनी। ये अभ्यास के प्रश्न है, उम्मीद है आप सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे जो मैंने सभी बातें इसमें बताई हैं। जैसे यूरोप में किस प्रकार के कपड़े की मांग थी, जामदानी क्या है, बंडाना क्या है, अगरिया कौन थे, ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। आप सभी का धन्यवाद, आपने ध्यान सुना और समझा। आप सभी ने पाठ को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छी प्रकार समझ में आया होगा कि भारत में किस प्रकार से सूती कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई। जय हिंद, जय भारत।